जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज खान सर के बुक से सेट नंबर 9 चलेगा। साथियों, इससे पहले आपका टोटल 8 सेट कंप्लीट हो चुका है। सभी सेट का PDF आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इसमें भाषा संबंधी जो निर्देश दिया गया है वो किस आर्टिकल में? तो याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 348 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 348 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। इसके बाद आपका एक और क्लास है रात में 8 बजे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारतीय IT अधिनियम 2000 में कब संशोधन किया गया? 2008 में। फिर से 2009 में संशोधन किया गया था, लेकिन ऑप्शन में 2009 नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 2008 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब आर्टिकल 23 की बात करें तो इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति से आप बलपूर्वक श्रम नहीं करा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 23 में है। और आर्टिकल 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है आर्टिकल 24 में। और 23 में किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, यह है 23 में। तो यहाँ पर आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए आगे देखिए, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं। तो इसका सही जवाब है, भारत में 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। कब? 1993। चलिए आगे देखिए, चकबंदी से आपका क्या मतलब है? इसका सही जवाब है भूमि का एकीकरण। चकबंदी जो है भूमि का एकीकरण से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, भूमि का एकीकरण। चलिए आगे देखिए, भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और GST के लिए कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था? तो 101वां संशोधन। ठीक है। तो विश्व का पहला देश GST लागू करने वाला पूछे तो कल भी हमने आपसे पूछा था, फ्रांस। और भारत में जो GST लागू हुआ है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो देखिए ऑप्शन में है 1, 2, 4, 5। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, इसका आंसर जो होगा 3 होगा, तो इसको सही कर लीजिए, कहीं पे भी लिख देते 3। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से टोटल 3 बार नोटबंदी हुई है। पहली बार मोरारजी देसाई सरकार ने किया था 1978 में। ठीक है, और दूसरी बार का तो सभी को पता होगा, जो 2016 को हुआ था, 8 नवंबर 2016 को दूसरी बार हुआ था, और फिर से एक बार होता है 2023 में। ठीक है, 2000 रुपया का जो नोट है 2023 में बंद किया गया था, मई 2023 में। तो पहली बार 1978 में हुआ था, दूसरी बार 2016 में 8 नवंबर 2016 को, और 2000 का जो नोट है फिर से बंद किया गया था 2023 में। तो टोटल 3 बार नोटबंदी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य पूछे तो कौन सा है? असम। फ्रांस में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1954 में। डेट याद रखिएगा, 1954 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर आंसर के साथ दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती है, जिसमें चना आता है, गेहूँ, सरसों। ठीक है, चना, गेहूँ, सरसों। तो कौन सा नहीं है? सरसों, गेहूँ, जौ तो है, जौ भी रबी फसल है। जबकि कोहड़ा की बात करें तो ये खरीफ की फसल है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? अच्छा, जीएसटी पंजीकरण में टोटल कितने अंक होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जीएसटी पंजीकरण में टोटल नंबर की संख्या कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? HSN कोड। कौन सा कोड होता है? HSN कोड। आगे देखिए, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कई बार बता चुके हैं, 1965-68 में हुई थी। ठीक है, जिसे लाने का श्रेय किसे जाता है? तो सी सुब्रमण्यम को। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है सी सुब्रमण्यम को। लेकिन हरित क्रांति का जनक भारत में किसे बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। तो हरित क्रांति में गेहूं का कौन सा किस्म है, ठीक है, जिसका सबसे अधिक योगदान था? तो ये है आपका ऑप्शन बी, लरमा रोजो। ठीक है, इस क्रांति में लरमा रोजो नामक गेहूं की किस्म में उच्च पैदावार हुई। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, लास्ट जो बजट प्रस्तुत किया गया था अलग अलग 2016 में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद बैंक। ठीक है, 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी, जो भारत का सबसे प्राचीन बैंक है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
तो सीआरपीएफ की जो स्थापना है 27 जुलाई 1939 को किया गया था, परंतु 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ जो है इसके रूप में संसद में एक अधिनियम द्वारा स्थापना हुआ था। तो आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 27 जुलाई। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 27 जुलाई। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? तो याद रखना साथियों, यहाँ पर सीआरपीएफ दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड पूछे किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? भारत की राजधानी नई दिल्ली, नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो इसके मध्य विवाद जो है किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? काला पानी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, काला पानी। भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? बताइए, लोसुंग या लोसांग त्यौहार किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है? तो याद रखिएगा सिक्किम का। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, ओणम पूछे कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो केरल का, केरल का। वैसाखी पूछे कहाँ का है? तो पंजाब का। ठीक है, वैसाखी पर्व जो है पंजाब का है। एक जूल बराबर होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, और एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था? बताइए, गैलीलियो ने किस यंत्र का पता लगाया था? तो इसका सही जवाब है टेलीस्कोप का पता लगाया था। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो पीटर हेनले ने, पीटर हेनले ने घड़ी का आविष्कार किया था। भाप का इंजन, इसका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? चलिए क्वेश्चन 22 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों का प्रहार किया जाता है तो इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो जूल, न्यूटन मीटर अभी हमने देखा। ठीक है, किलोवाट घंटा, ये तीनों ऊर्जा का मात्रक है, जबकि किलोवाट जो है शक्ति की इकाई है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। बताइए, किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ग्लास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक बार बता चुके थे, आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन वही रहेगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से कितना होता है? तो ये होता है अधिक। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग जो है चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से अधिक होता है पृथ्वी पर।
प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और पौधे के हर भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी क्लोरोफिल इसके लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ही ग्लोबल वार्मिंग या हरित प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, और इसके लिए सबसे प्रमुख गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ट्राइबेसिक एसिड क्या है? ये क्वेश्चन बता चुके, इसका सूत्र भी बताए थे। ट्राइबेसिक एसिड, तो ट्राइबेसिक एसिड की बात करें, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है। फास्फोरिक अम्ल को ही ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं। सूत्र होता है H3PO4। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम, H13 ट्राइटियम। तीसरा समस्थानिक जो है रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पानी का उबलना। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि तीनों रासायनिक परिवर्तन है। साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो साथियों ग्लिसरॉल जो है साबुन का सह उत्पाद है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है सोडा वाटर में। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सोडा वाटर को कार्बोनेटेड वाटर भी बोला जाता है। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है जीन। और जीन शब्द का जनक किसे माना जाता है? जोहानसन। ठीक है, जीन शब्द का जनक किसे माना जाता है? जोहानसन। यह आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है? तो डीऑक्सीजनित रक्त जो है हृदय के दाया निलय कक्ष में पाया जाता है। दाया निलय, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। जाइलम का क्या कार्य होता है? चलिए बताइए। तो एक होता है जाइलम उत्तक, एक होता है फ्लोएम उत्तक। तो जाइलम का काम है जल का संवहन करना। ठीक है, और फ्लोएम का काम क्या है? भोज्य पदार्थ का वहन करना। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो कान में टोटल 6 हड्डियां होती है। एक कान में 3, दूसरे कान में 3, टोटल 6 हड्डियां होती है। तो मेलियस, इनकस, स्टेपिज, ये तीनों कान की हड्डियां हैं। जबकि डी ऑप्शन हैमेट जो है ये हथेली की हड्डियां हैं। ये हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। और मेलियस, इनकस, स्टेपिज ये कान की हड्डी होती है। तीनों में से सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो वो है मैंडिबल, जो कि जबड़े में पाया जाता है। मैंडिबल नाम की हड्डी।
और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग बताइए कमेंट करके। आगे देखिए, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया जो है जीवाणु से होने वाला रोग है और ये गला को प्रभावित करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। एड्स रोग में अक्षर ए का मतलब क्या है? तो सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ए का मतलब होता है एक्वायर्ड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एड्स किसके कारण होता है? तो HIV वायरस से होता है एड्स। और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब चलिए लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विश्व जनसंख्या दिवस हर एक साल किस तिथि को मनाया जाता है? जिसको भी पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।